क्या आपको जानकारी है कि पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल तोमर का अंतिम संस्कार किसने किया था? ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताने वाला हूँ। पृथ्वीराज चौहान को इतिहास का सबसे महान हिंदू राजा माना जाता है और पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति पूरे वर्ल्ड में थी। उनके नाना का नाम अनंगपाल तोमर था, जिनकी गद्दी पृथ्वीराज चौहान को मिली थी। मतलब नाना ने उन्हें राजा बनाया था। पृथ्वीराज अनंगपाल तोमर की बेटी कमला के पुत्र थे और युद्ध कौशल राजकाज से प्रभावित होकर ही अनंगपाल ने पृथ्वीराज को अपनी गद्दी राज सिंहासन सौंप दिया था। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अनंगपाल तोमर का अंतिम संस्कार किसने किया था? क्या आपको जानकारी है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यह एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में कई योद्धा फेल हो जाएंगे। योद्धा का मतलब जब जानकारी सही नहीं होगी तब क्या होगा। दरअसल अनंगपाल तोमर ने अपने नाती बेटी के पुत्र पृथ्वीराज को गोद ले लिया था। इसके बाद अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया राजकाज। ऐसे में अनंगपाल तोमर का अंतिम संस्कार उनके उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान ने ही किया था। जय हिंद, जय भारत। एक रिपोर्ट आने से छिड़ गया है अमेरिका और चीन भारत का दुनिया में डंका। अब देखो, आपको बताएं, अमेरिका तो धीरे धीरे पीछे जा ही रहा है क्योंकि उसने बहुत मजे कर लिए। मॉर्गन स्टैनली अपग्रेड इंडिया रेटिंग रिपोर्ट में ये खुलासा हो चुका है। ब्रोकरेज फर्म की ओर से भारत की रेटिंग बढ़ाए जाने से निवेशकों का भरोसा देश के प्रति बढ़ गया है, भारत देश के प्रति। ऐसा होने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ हो चुका है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में वो रेटिंग बढ़ाने का कई सारे वाजिब कारण बताए हैं। जेन्युइन रीजन्स। एक और जहां रेटिंग एजेंसियां अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना जैसे देशों की रेटिंग घटा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनका भारत पर भरोसा कायम है। दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती इकोनॉमी के लिए अब ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की ओर से गुड न्यूज आई है। दरअसल एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दिया है। वहीं चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। 4 महीने में दूसरी बार अपग्रेड किया गया है। भारत के बढ़ते कदमों पर तमाम एजेंसियों के भरोसे का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मॉर्गन स्टैनली ने महज 4 महीने के भीतर भारत की रेटिंग को दूसरी बार अपग्रेड किया है। इससे पहले भारत की रेटिंग इक्वलवेट किया गया है और अब ये रेटिंग एक बार फिर से बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दी गई है। ब्रोकरेज फर्म ने ये उम्मीद भी जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य में भी इसी तरह के बेहतर प्रदर्शन करेगी। चीन ताइवान की रेटिंग को घटाया गया है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। ब्रोकरेज फर्म ने इसे कम करते हुए इक्वल वेट कर दिया है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना में विकास और वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताएं बरकरार हैं। इसके अलावा चीनी बाज़ारों में तेज़ी का सिलसिला भी रुकने लगा है। चीन के अलावा मॉर्गन स्टैनली ने ताइवान की रेटिंग को भी डाउनग्रेड करते हुए इक्वलवेट कर दिया है। ये क्या है इक्वलवेट करना? विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉर्गन स्टैनली द्वारा भारत की रेटिंग को बढ़ाए जाने से निवेशकों का भरोसा देश के प्रति बढ़ेगा। ऐसा होने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ हो जाएगा और बाज़ार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII आने से बड़ी तेज़ी होने की संभावना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ सालों में स्ट्रक्चरल
रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, जिसका असर अब नज़र आ रहा है। वित्तीय स्थिरता के कॉम्प्लेक्स और प्रॉफिट आउटलुक को सपोर्ट मिला है। भारत के अलावा कोरिया की रेटिंग को भी ओवरवेट किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट कर दिया है। यहाँ से जानना ये भी ज़रूरी है कि आखिर इक्वल वेट, ओवरवेट, अंडरवेट रेटिंग का सेंस क्या है, मतलब क्या है। तो बता दें, ओवरवेट का मतलब होता है देश का मार्केट दूसरे बाज़ारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं इक्वल वेट इस बात का संकेत देता है कि मार्केट का दूसरे बाज़ारों के बराबर प्रदर्शन करेगा। वहीं अंडरवेट रेटिंग मार्केट का दूसरे बाज़ारों से पिछड़ना होता है। फिच ने घटाई है अमेरिका की रेटिंग। इससे पहले बीते दिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को घटाया गया है। एजेंसी ने अगले 3 वर्षों में संभावित वित्तीय गिरावट का हवाला देते हुए अमेरिका के लॉन्ग टर्म कर्ज रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। इस खबर का असर अमेरिकी बाज़ारों के साथ साथ ही भारतीय स्टॉक मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। बुधवार को सेंसेक्स लगभग 1000 अंक तक टूट गया था। 2021 तक $6.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकेगा भारत। एक और मॉर्गन स्टैनली के भारत पर भरोसा जताते हुए देश की रेटिंग को इक्वल वेट से ओवरवेट कर दिया है। तो वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा था कि भारत अगर अगले 7 साल तक औसतन 6.7% की दर से वृद्धि करता है तो इंडियन इकोनॉमी साल 2031 तक $700 अरब की या $6.7 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो फिलहाल $3.4 ट्रिलियन की है। S&P ग्लोबल ने लुक फॉरवर्ड इंडियाज़ मनी शीर्षक से जारी रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है। जय हिंद, जय भारत। समिट के लिए साउथ अफ्रीका जाने का मन नहीं है मोदी जी का, और मोदी जी वर्चुअली हिस्सा ले सकते हैं इस बैठक में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल नहीं होंगे ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका में होनी है। आपको बता दें, कुछ तो घट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पर सस्पेंस है। यह समिट 22 से 24 अगस्त के बीच साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही समिट में हिस्सा लेने से मना कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्रेसिडेंट के खिलाफ एक वारंट निकाला हुआ है। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मोदी इस मीटिंग में वर्चुअली शिरकत कर सकते हैं। वर्चुअली का मतलब है इंडिया में ही रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे, बातचीत करेंगे। भारत के अलावा ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं। सदस्य देशों के नाम का पहला अक्षर लेकर ही ब्रिक्स शब्द बना है। आपको बताएं कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस संबंध पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है। न्यूज़ एजेंसी ने जब मोदी के साथ साउथ अफ्रीका जाने और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने पर सवाल किया तो वहाँ से किसी तरह का कोई सम्मानजनक या मन को अच्छा लगने वाला बयान नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और रूस ब्रिक्स में कुछ और देशों को शामिल करना चाहते हैं, जबकि इस मामले पर भारत की कुछ शर्तें हैं। पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब, ईरान समेत 19 देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए पेशकश की थी, अपना एफिडेविट दायर किया था। ब्रिक्स देशों ने भी संगठन को मजबूत करने के लिए और सदस्यों को जोड़ने की बात कही है। हालांकि इसमें पाकिस्तान को जगह मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इकोनॉमी सबसे बड़ी वजह होती है किसी भी ग्रुप का हिस्सा होने के लिए। ब्रिक्स सीधे तौर पर दुनिया का सबसे संपन्न माने जाने वाला आर्थिक संगठन G7 को टक्कर देता है। GDP पर क्रय शक्ति के मामले में चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत तीसरी, रूस छठी और ब्राज़ील 8वीं है। इसे ब्रिक्स देशों की दुनिया की GDP में 31.5% की हिस्सेदारी हो गई। ऐसे में
पाकिस्तान को इसमें शामिल करने से संगठन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। पिछले महीने भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग होस्ट की थी। आखिरी वक्त पर इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है कि क्या वजह रही, पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया या कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ब्रिक्स से लगता है भारत दूर हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? रिपोर्ट में भारत के एक आला अफसर के हवाले से कहा गया है कि मोदी सरकार ब्रिक्स और एससीओ को लेकर अब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना नहीं चाहती। इसके कुछ कारण हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर चीन का दबदबा है। चीन चचा चौधरी की तरह, अमेरिका की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और भारत के लिए चीन से रिश्ते देखें तो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 2020 में लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव के बाद जो हालात बने थे उनको अब तक पूरी तरह से सुधारा नहीं जा चुका है, क्योंकि बहुत सारी बैठक हो चुकी हैं लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि हालिया वक्त में भारत और अमेरिका काफ़ी करीब आ चुके हैं और वेस्टर्न पावर्स की चीन के लिए नापसंदगी छिपी हुई बात नहीं है। पिछले महीने एससीओ समिट के ठीक पहले मोदी जी अमेरिकी यात्रा से लौटे थे और वहां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें रेड कॉर्पेट पर वेलकम किया था। हालांकि रूस ने इस पर बहुत ज़्यादा बैलेंस रिएक्शन दिया था। पुतिन सरकार ने कहा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अपनी जगह हैं, इससे रूस को कोई दिक्कत नहीं है। अगले महीने भारत में G20 समिट होने जा रही है। इसमें सभी मेंबर्स कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ स्टेट्स हिस्सा लेंगे। पुतिन क्यों नहीं आएंगे, वही सबसे बड़ा रीज़न है। ब्रिक्स समिट में पुतिन के शामिल होने को लेकर होस्ट साउथ अफ्रीका पशोपेश में है, कंफ्यूज्ड है। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन पर हमले और वॉर क्राइम को लेकर रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC वारंट जारी कर चुका है और अगर वो जोहान्सबर्ग आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ जाएगा। लिहाजा साउथ अफ्रीकी और रूसी सरकार के बीच एग्रीमेंट हो चुका है और इसके बाद पुतिन की गैर मौजूदगी के बारे में जानकारी दी गई। पुतिन के शामिल न होने के बारे में साउथ अफ्रीका ने ये कहा कि हमने रूस सरकार से इस बारे में बातचीत की थी। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि पुतिन इस ब्रिक्स समिट में शिरकत नहीं करेंगे। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन के खिलाफ वार क्राइम को लेकर केस दर्ज हो चुका है और अगर वो जोहान्सबर्ग आते हैं तो मेंबर कंट्री होने के नाते साउथ अफ्रीका सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा और लिहाजा दोनों देश ने यह तय किया है कि पुतिन इस समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। ICC ने इस साल मार्च में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी भी कर दिया है और आपको बताएं उन पर ये आरोप है कि उन्हें यूक्रेन पर हमले के दौरान गैर कानूनी तौर पर यूक्रेनी बच्चों को रूस डिपोर्ट किया है। दूसरी तरफ रूस का ये भी दावा है कि वो ICC का मेंबर ही नहीं है, तो वह पुतिन के खिलाफ वारंट भी गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका देशों का एक ग्रुप है। यह 2009 में बना था। इस ग्रुप को बनाने का मकसद अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबे से वेस्टर्न कंट्रीज़ के रुतबे को चुनौती देना है। ब्रिक्स ने वाशिंगटन में मौजूद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले अपना खुद का बैंक भी बनाया है। ब्रिक्स का आइडिया सबसे पहले इन्वेस्ट बैंक गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन जिम ओ'नील ने 2001 में दिया था। पहले इस समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं हुआ था। इसे ब्रिक्स कहा जाता था, ब्रिक कहा जाता था। बाद में एस जोड़ दिया गया और हो गया ब्रिक्स। दुनिया की कुल GDP में इन पांचों देशों की हिस्सेदारी 31.5% के आसपास है।